सर, इस प्रश्न से कुछ रिलेटेड नहीं है, पर जब आप अपना परिचय बता रहे थे, तो उस वक़्त आपने एक चीज़ बताई थी कि आदरणीय दत्तोपंत टेंगड़ी जी के साथ आप कार्य कर रहे थे। प्रातः स्मरणीय टेंगड़ी जी का नाम सुनना ही एक अपने आप में पुण्य हो जाता है और साथ में काम करने का मौका मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? स्वदेशी जागरण मंच का आपने ज़िक्र किया और न शायद युवा पीढ़ी को ध्यान नहीं होगा, पर मुझे अच्छे से ध्यान आता है कि 1992-93 का समय था और डंकल ड्राफ्ट करके आया हुआ था। स्वदेशी जागरण मंच ने ज़मीन पे उतर के, सड़क पे उतर के इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। और अभी किसानों का आंदोलन एक चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 कानून आए हैं किसानों को से कृषि से संबंधित, तो उसके विरोध में कुछ लोग बैठे हुए हैं सड़क पे। और हम टीवी के डिबेट्स में देखते हैं अक्सर दत्तोपंत जी का नाम लेते हैं विपक्ष की पार्टियां आज, कि वो विरोध कर रहे थे इस चीज का और उसी को वो आज के समय का एक वो बना रहे, आधार बना रहे हैं। वो जो घटना हुई थी उस समय, उसके पीछे क्या कहानी थी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज की युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं आप। मध्य प्रदेश कृषि का एक बड़ा केंद्र है और बहुत तेजी से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहां पे हम आंदोलन नहीं देख रहे हैं। आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता है कि वहां का किसान क्या चीज समझ ले रहा है जो पंजाब के किसान को नहीं समझ में आ रहा है। और ये पूरी कहानी के पीछे 1992-93 में जो एक कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उसकी क्या भूमिका थी जिसका आज एमएसपी और दुनिया भर की चीजों के बारे में बात की जा रही है। ये इसके बारे में सर सुनना चाहेंगे आपसे। आपने बहुत ही यानी लगभग 20 वर्ष से भी अधिक, 25 वर्ष से जो विषय है उससे जुड़ा हुआ संबंधित उस दृष्टि से आपने सामने लाया। मैं 2 बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। स्वदेशी आंदोलन 1991 ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के जो उस विषय में स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, जिसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में हम सबने काम किया। स्वदेशी जागरण मंच के ओर से मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बाद में राष्ट्रीय संयोजक, भर में किसान पंचायत भी बहुत किया है। और उस समय जो मेरे साथ काम किया है उसमें से कई लोग इस बार आंदोलन में भी दिखाई देते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। देखो, विश्व के कृषि व्यवस्था भारत के अनुरूप और भारत समान नहीं है। विश्व की कृषि व्यवस्था में, अब आप कल आपने न्यूज पढ़ा होगा, अमेरिका में सबसे बड़ी किसान कौन बन के आया है? तो बिल गेट्स बन के आया है। यानी अब बिल गेट्स के पास किसान योग्य जमीन, फार्मलैंड, अब विश्व अमेरिका में नंबर 1 फार्मलैंड किसके पास हो गया? तो बिल गेट्स के पास हो गया। तो क्यों संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ है कि फार्मर्स अमेरिका में नहीं रहा। फार्मर्स नाम की प्रजाति ही अमेरिका में खत्म हो गई, वहां कारपोरेट्स चलाते हैं। और आपको मैं कहूं कि अमेरिका की सरकार और यूरोप की जितनी सरकारें हैं, जितने अनुदान देते हैं, यानी बिल गेट्स की खेती की लैंड पर भी जितना अनुदान सब्सिडी मिल रहा है, वो सब्सिडी लेते हैं। तो उतनी सब्सिडी पूरी विश्व में कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। तो हमने उस समय जो लड़ाई किया, इसे बहुत सारे हैं कि संतुलित वैश्वीकरण नहीं है, भारत के अनुकूल और भारत के हितों को बलि देकर चलने वाला वैश्वीकरण है। और ऐसे में हमारा एग्रीकल्चर समाप्त होगा, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ों के जैसे अनुदान देने वाले एग्रीकल्चर के साथ हमारा एग्रीकल्चर को जोड़ेंगे तो हमारा 1 हेक्टर 2.5 एकड़ उससे भी कम जोत करने वाला व्यक्ति, किसान कैसे लड़ पाएगा? ये मौलिक उस समय की लड़ाई थी। अब आप कल्पना करो, वैश्वीकरण के बगैर कोई रास्ता नहीं है, चिदम्बरम कहते थे। वैश्वीकरण के बगैर, WTO के बगैर कुछ रास्ता नहीं है, मनमोहन सिंह कहते थे। अब कुछ वर्षों से WTO चल ही नहीं रहा, तो जो उसके बगैर ही नहीं चल सकता ऐसा बोलते थे, तो वैसा वैश्वीकरण चलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि भाई मैं सब्सिडीज बंद करना है तो मैं WTO नहीं चलने दूंगा।
और मैं सब्सिडीज हटाकर चलना है तो मैं नहीं चलने दूंगा, ये यूरोप कह रहा है। तो उनके हित जब चाहिए तो वो तो WTO चाहिए, जब भारत के हित की बात आती है तो वो WTO नहीं चाहिए। ये स्थिति अभी भी बनी है और इसलिए WTO लगभग ठप है, बंद है। अब चाहे अटल जी की सरकार हो और बाद में अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार हो, आयात निर्यातों में कृषि के हितों को ध्यान में रखकर कस्टम ड्यूटी जब बढ़ाना हो तो बढ़ाने का काम हमेशा अगर सजग होकर किया है स्वावलंबन बचाने के लिए तो मोदी जी की सरकार ने किया है, तो उसमें कोई शक होने की कोई जरूरत नहीं। मैं दूसरी पहलू कहता हूं कि भाजपा की सरकार चाहे वो गुजरात में मोदी जी रहते हुए हो या बाद में कई वर्ष अपने शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हो, जहां जहां वह राज्य सरकारें रही हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 8% से लेकर 22% तक, नेशनल एवरेज 4% भी नहीं होता था, कम होता था। तो ऐसे में हमारे स्टेट्स में हमेशा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से अधिक रही है। तो इसलिए हमारा कमिटमेंट एग्रीकल्चर के प्रति राज्य सरकारों में भी और केंद्र सरकारों में भी हमेशा सबसे अच्छा रहा है। इसीलिए शंका करने का, डाउट करने का कोई कारण न इतिहास में है न वर्तमान में है। अब आता है तीसरा विषय, मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी की सरकार 360 डिग्री खेती को संभालने का काम, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना हो और MSP को लगातार बढ़ाने का काम हो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ के इंटरनल जो मार्केट्स हैं, ई मार्केट की इंटीग्रेशन हो, ये सब करते हुए आया है। इसीलिए कि हमें डाउट करने वाले सरकार की कैटेगरी में भाजपा को रखना, मोदी जी को रखना, ये बेहद तर्कों से और फैक्ट से दूर है और इसमें हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। अब आता है तो ऐसे में अभी किसान आंदोलन, मुझे लगता है कि हमारे सरकार खुले दिमाग से, अब देखिए आप तर्क करिए और हम तैयार हैं। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और मंत्रियों ने कहा कि हम इसको बदलने के लिए तैयार हैं। कई विषयों पर आपने सहमति भी दे दी है कि आपको ट्रेडर को लाइसेंस लेने के विषय में या स्टेट गवर्नमेंट को सूचित करने के विषय में, और टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स डाल सकती है इनको भी में, अब केंद्र सरकार ने सहमति भी दी है और आज भी खुले दिमाग से उन लोगों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पार्लियामेंट में लोकतंत्रीय तरीके से पास होने के बाद किसी एक्ट का किसान नेताओं के साथ इतने लचीले होकर बात करने वाला कोई और उदाहरण नहीं है कि अब भाई एक्ट पास हो गया, हम लागू कर रहे हैं और आपका कोई मुद्दा हो तो अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो पार्लियामेंट में पास किया। ऐसा नहीं कहा, लगातार सहमति देते हुए बात करने वाला अगर कोई सरकार इस देश में आपने देखा, इतिहास में देखा, तो ये मोदी जी की सरकार है। तो इसलिए मुझे लगता है, देखो ये कारण क्यों है, किसान नेता ऊपर कोई भी हो, इसके पीछे जितने किसान हैं उन किसानों के प्रति मेरी संवेदना है और उनके हितों के प्रति हम समर्पित है। इसीलिए अपनी सरकार आज भी वार्ता करते हुए आवश्यक चीजों में परिवर्तन करने के लिए अपने सहमति और अपनी तैयारी व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि स्वावलंबन, खाद्य सुरक्षा और खेती विकास और किसान विकास, इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसान के घर में दिवाली है तो संपूर्ण देश में दिवाली है, अगर किसान के घर में मातम है तो संपूर्ण देश, क्योंकि देश ही किसानों का है, हम सब लोग किसान हैं और मेरे परिवार किसान परिवार है और किसानों के अहित होकर के फिर कोई राजनीतिक व्यवस्था हम करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते। तो ऐसे में मेरा जो मानना है, किसान आंदोलन की जितनी नेता हैं वो बाकी सब दलों को देखते हुए अपने दल को और अपने दल के हित लक्ष्यों को आंकना नहीं चाहिए और किसानों के प्रति संवेदनशील और स्वावलंबन के प्रति समर्पित हमारे नेतृत्व है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे MSP हो, चाहे वो बाकी सब चीजों के विषय में, हमारे सरकार इस प्रकार के एक पारदर्शिता के आधार पर बात कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पक्का जो सीमित है
पूरे देश में किसान, अधिकांश लोग इस नीतियों के साथ है और हमारे नेतृत्व के संकल्प के साथ है। और पंजाब और हरियाणा में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और हमारा इरादा है और हमारे मानना है कि वे लोग भी रास्ते पर आएंगे और सरकार के साथ मिलकर के अपने बातों को साझा करते हुए जरूर आने वाले दिनों में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में साथ साथ चलेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने परिचर्चा शुरू की थी, आपने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, उनके बारे में कई आपने निजी अनुभव साझा किए, और आखिरी तक आते आते आपने किसान बिलों के बारे में भी जो भ्रांतियां बार बार फैलाई जा रही हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि उसे हम दूर कर सके, और आपने उसमें बहुत अच्छे से अपनी बात रखी सर, और हमारा भी मार्गदर्शन हुआ। जितने दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चला होगा इसमें अहित किसी का नहीं है, बल्कि सारे हितकारी निर्णय है। और हम आगे भी, जैसा हमने बोला था, हम आगे भी आपसे वर्चुअल मीटिंग करते रहेंगे और अनुभव जानते रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपके। तब तक के लिए सर फिर मिलते हैं, और आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।